A very good morning, dear students. So today we are going to start with the chapter number 4 of history, that is the rural life and society. In the previous 3 chapters of history that we have done earlier, we have studied about the how Britishers came in India. Britishers came in India as an East India Company, and with the arrival of the Britishers in India, that period of history is known as the modern period of history. Then in the chapter number 2, we have studied about how Britishers fought with other European powers like Dutch, the French and the Portuguese to develop their supremacy in India. Then in the chapter number 3, we have studied about how the different acts were passed by the British government to stop the misgovernance, to stop the corruption by the employees of the East India Company in India, and how the Britishers took help of civil services, police, army, and how the Britishers developed judicial system in India. In this chapter, we are going to study about the agrarian policies. Agrarian word comes from agriculture, और एग्रीकल्चर का मतलब आपको पता ही है. द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इज खेती करना. एग्रीकल्चर का मतलब है खेती करना. सो व्हेन द ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया इज नोन एज द कॉलोनियल period. So when the Britishers came in India, they got to know India is an agriculture country. The main occupation of the people of India is agriculture. India is an agriculture based company. The main occupation of the people is agriculture. So here the Britishers had to depend upon the land, and the source of income for the Britishers in India is the revenue from land. कि किस तरह से, because जितने भी इंडियंस थे, मोस्टली द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वाज एग्रीकल्चर. अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अगर हमें इंडिया में स्टे करना है, अगर हमें इंडिया में अपनी सुपरमेसी को बना के रखना है, तो हमें यहाँ पर लैंड रेवेन्यू, मतलब जो लैंड है, जिस लैंड पर किसान खेती करता है, उस लैंड से रेवेन्यू मतलब इनकम लेनी पड़ेगी. इसलिए यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने टाइम टू टाइम लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को डेवलप किया. सबसे पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डेवलप किया था, दैट वाज परमानेंट सेटलमेंट और ज़मींदारी सेटलमेंट. परमानेंट का क्या मतलब होता है? परमानेंट मतलब जो चीज़ परमानेंट हो चुकी है, जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, या ज़मींदारी सिस्टम. दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सिविल सर्विसेज वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन इंडिया, एंड परमानेंट सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट और ज़मींदारी सिस्टम इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन इंडिया इन 1793. नाउ व्हाट इज दिस सिस्टम? क्या था ये ज़मींदारी सिस्टम? ज़मींदार कौन होते हैं? ज़मींदार वाज द लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड मतलब ओनर. ज़मींदार्स वाज द ओनर्स ऑफ द लैंड. एंड कल्टीवेटर, ज़मींदार वो होते हैं जो लैंड के ओनर हैं. कल्टीवेटर या पीजेंट हम उसको कहते हैं जो उस लैंड पर खेती करता है. बिकॉज ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर ज़मींदार अपनी ज़मीन पर खेती करे. तो ज़मींदार जो लैंड का मालिक था, और कल्टीवेटर या पीजेंट जो लैंड पर खेती करता था. नाउ यहाँ पर क्या किया ब्रिटिशर्स ने? ज़मींदार सिस्टम के अंदर, ज़मींदारी सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया कि देयर विल बी अ फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू. ज़मींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 19% एरिया में स्टार्ट किया था, जिसमें मोस्टली जो हमारा एरिया आता था दैट इज़ असम एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज. वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था. ज़मींदारी सिस्टम में क्या था? देयर वाज द फिक्स्ड अमाउंट. ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार्स के ऊपर एक फ़िक्स्ड अमाउंट कर दिया था कि हर साल आप हमें अपनी ज़मीन का, अपनी लैंड का इतने % अमाउंट एज ए लैंड रेवेन्यू दोगे, एज ए, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोले तो एज ए टैक्स दोगे. ब्रिटिशर्स ने 89% का जो टैक्स है वो फिक्स किया था कि आपकी लैंड की जितनी भी इनकम होगी, उस लैंड का 89% आप ब्रिटिशर्स को पे करेंगे, एंड 11% जो है वो आप अपने लिए रखेंगे. उसमें से आपकी जो लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं, जो आपके कल्टीवेटर्स हैं, आप उनको भी पे करोगे,
जो पीजेंट्स थे, टेनेंट्स थे, पीजेंट्स मतलब टेनेंट्स या खेती जो करते थे, कल्टीवेटर्स, उनको ज़मींदार की मर्जी पर छोड़ दिया गया था, ज़मींदारों की दया पे छोड़ दिया गया था। ब्रिटिशर्स का जो सीधा कॉन्टैक्ट था वो ज़मींदार से था कि हमें तो ज़मींदार से रेवेन्यू लेना है, ज़मींदार आगे पीजेंट को क्या करता है, क्या देता है, ये ज़मींदार की मर्जी है। और एक बात और थी इसमें कि ज़मींदार को एवरी ईयर लैंड रेवेन्यू पे करना ही करना था। अगर ज़मींदार लैंड रेवेन्यू पे करने में सक्षम नहीं है, अगर वो ज़मींदार लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर सकता है जितना ब्रिटिशर्स ने फिक्स किया है, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन मॉनसून, बारिश आएगी तो कल्टीवेशन अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं आएगी तो कल्टीवेशन अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ईयर में क्रॉप फेलियर भी हो जाती थी, मतलब क्रॉप अगर अच्छे से नहीं भी उग पाई है, तो भी ब्रिटिशर्स ज़मींदार से लैंड रेवेन्यू लेते ही लेते थे ना। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि अगर किसी ज़मींदार, कोई ज़मींदार अगर अपना लैंड रेवेन्यू देने में सक्षम नहीं है, मींस अगर वो अपना लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पाएगा, तो उस ज़मींदार की जो लैंड है उसको अंग्रेज ब्रिटिशर्स छीन लेंगे। सो दिस वाज द ज़मींदारी सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज रैयतवारी सिस्टम, रयोतवारी सिस्टम। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, बिकॉज ये आपको नहीं मिलेगा बुक में। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द थॉमस मुनरो। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द थॉमस मुनरो। अब रयोतवारी सिस्टम में क्या था, यहाँ पर इससे पिछला जो सिस्टम था वो ज़मींदारी सिस्टम था। इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में ये सिस्टम लागू किया गया था, दैट इज़ रैयतवारी सिस्टम। 51% एरियाज़ में ये सिस्टम लागू किया गया था। बॉम्बे में, मद्रास में, जहाँ अब साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, वहाँ पर ये सिस्टम लागू किया गया था, क्योंकि साउथ इंडिया में ज़मींदार नहीं थे, वहाँ पर रैयत थे। रैयत कौन थे? जो ज़मीन पर खेती करते हैं उनको हम रैयत कहते हैं। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सीधा रैयत के साथ कांटेक्ट किया कि वो लैंड रेवेन्यू पे करेंगे, बीच में ज़मींदार का कोई भी रोल नहीं था। सारा का सारा लैंड रेवेन्यू किससे कलेक्ट किया जाता था? रैयत से। एंड इट सेम जैसे यहाँ पर था वही वहाँ पर भी था। ज़मींदारी में भी अगर ज़मींदार अपना लैंड रेवेन्यू पे करने में किसी साल फेलियर हो गया उनका, तो उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। सिमिलरली हेयर इन दिस रैयतवारी सिस्टम ऑल्सो, कि रैयत को मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड हो जाता था। वो उनसे लोन लेते थे, लोन पर जो मनी लेंडर्स हैं वो उनसे ज़्यादा टैक्स लेते थे, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह से लैंड के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था, बिकॉज अगर वो टैक्स नहीं पे कर पाएंगे तो ब्रिटिशर्स उनसे उनकी लैंड छीन लेंगे। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने थर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ महलवारी सिस्टम। ये महलवारी सिस्टम इंडिया के 30% एरियाज़ में लागू किया गया था। जैसे जो गंगा प्रोविंसेस हैं उस टाइम पे जो पाकिस्तान था, बिकॉज ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, ये सारा मिलकर इंडिया ही था। तो अभी जो पाकिस्तान का एरिया है वो इंडिया का एरिया था, और सेंट्रल इंडिया लाइक एमपी, राजस्थान, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। नाउ व्हाट इज़ दिस महलवारी सिस्टम? पहले आप इस महलवारी सिस्टम को समझिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या किया गया था। महलवारी सिस्टम में महल क्या होता? महल किसका नाम था? महल वाज द ग्रुप ऑफ सम विलेजेस। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अलग अलग ज़मींदार से कांटेक्ट करने की बजाय या अलग अलग रैयत से कांटेक्ट करने की बजाय ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरे के पूरे विलेज में जितनी भी लैंड है उसका एक ग्रुप बना दिया, और इस ग्रुप को उन्होंने नेम दे दिया महल का। और महल वारी सिस्टम में महल का एक पूरे विलेज का एक ग्रुप बना दिया, पूरे विलेज में जितनी भी लैंड थी उस लैंड का एक ग्रुप बना दिया जिसको नाम दिया महल का, और उनके ऊपर एक हेड बना दिया जिसको हेडमैन कहते थे। अब इस हेडमैन का क्या काम था? ये हेडमैन ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे पूरे विलेज से टैक्स वसूलता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था और ब्रिटिशर्स को डिपॉजिट करा देता था। और ब्रिटिशर्स ने इसके लैंड रेवेन्यू के अमाउंट को टाइम टू टाइम चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि
अकॉर्डिंग टू सीजन 50, अगर आपकी इरीगेटेड लैंड है, वो लैंड है जहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको 60% रेवेन्यू आपको ब्रिटिशर्स को देना होता था। और अगर आपकी ऐसी लैंड है जहाँ पर खेती ईजिली नहीं हो सकती है, तो उस लैंड का 50% रेवेन्यू आपको ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता था। सो दीज वर द 3 systems which were introduced by the Britishers. First is permanent settlement और जमींदारी settlement. Second system which was introduced by Britishers, that was the Rayatwari settlement. And third system which was introduced by Britishers, that was Mehelwari system. Now in this section 1, moving on further, we are going to study about impact of colonial agrarian policies. Agrarian policies मैंने अभी आपको बताई, the policies which are related to एग्रीकल्चर, इनका इम्पैक्ट इंडियंस पर क्या पड़ा। दीज पॉलिसीज डीपली अफेक्टेड द रूरल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। वाई? बिकॉज ड्यू टू दीज पॉलिसीज the Britishers introduced the self-government and Britishers introduced the land revenue administration. एंड यहाँ पर क्या हुआ, जैसे पहले तो विलेजेस किसके अंडर होते थे, विलेज पंचायत के अंडर होते थे। पंचायत का मेनली काम क्या होता था, पंचायत के 2 काम होते थे, एक तो लैंड सेटलमेंट का और एक जुडिशियल का, न्याय करने का। लेकिन अब ये दोनों ही सिस्टम्स ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिए थे, ब्रिटिशर्स ने उनसे उनके राइट को छीन लिए थे। अब ब्रिटिशर्स के लिए लैंड क्या बन गई थी, ब्रिटिशर्स के लिए लैंड एक मार्केट कमोडिटी बन गई थी। मार्केट कमोडिटी का मतलब है कि ब्रिटिशर्स उनसे कमाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस लेकर आते रहे। लैंडलॉर्ड, जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, उनको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ा, मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को टाइमली उनका टैक्स पे नहीं करेंगे, उनका लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, तो ब्रिटिशर्स हमसे हमारी लैंड छीन लेंगे। तो इसके लिए उनको मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा। और ये मनी लेंडर्स बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पीजेंट्स को, टेनेंट्स को या रैयत्स को इंटरेस्ट, बहुत हाई रेंट पर इंटरेस्ट पर मनी को लेंड करते थे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जिनके ऊपर पड़ा वो थे पीजेंट्स। पीजेंट्स होते किसान। उनके ऊपर क्यों इफ़ेक्ट पड़ा, उनकी कंडीशन तो दिन प्रतिदिन ख़राब होती चली गई थी। उनको एक बहुत टफ लाइफ, क्योंकि वो ज़मींदार के ऊपर डिपेंड थे। अब ज़मींदार ने जब ब्रिटिशर्स को लैंड रेवेन्यू दे दिया, उसके बाद ज़मींदार बहुत कम मनी जो है उनको देते थे, पीजेंट्स को देते थे। और जहाँ रैयत सिस्टम था, वहाँ मनी लेंडर्स उनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट रेट्स वर हाई एंड कल्टिवेटर्स कुड नॉट पे द इंटरेस्ट। तो इससे क्या हुआ, वो अच्छी क्वालिटी, क्योंकि उनको उनका सारा का सारा जो अमाउंट था वो इंटरेस्ट पे करने में ही निकल जाता था, तो वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स परचेज नहीं कर पाते थे, अच्छी तरह से क्रॉप को कल्टीवेट नहीं कर पाते थे। एंड देयर वर नो प्रोविज़न, ना वहाँ पर कोई लॉ था, कुछ नहीं था, ना इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी। फार्मर्स वर मेनली डिपेंड अपॉन मानसून। और अगर किसी साल में मानसून भी नहीं भी आया, रेन नहीं आई, तो फेलियर और रेन की वजह से, फैमिन की वजह से जो पीजेंट्स हैं उनकी कंडीशन और ज़्यादा डिटेरियोरेट होती चली गई थी। दिस इज़ द सेक्शन 1 ऑफ दिस चैप्टर दैट वी हैव डन जस्ट नाउ। इन द सेक्शन 2 ऑफ दिस चैप्टर विच वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द commercial crops, those crops which are done for the purpose of sale. This we are going to study in the next video, next class. Okay, thank you beta.